नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज बात शतरंज की। जो देश में राजनीतिक शतरंज इस समय जिस तरह से खेल चल रहा है, उस खेल में राहुल गांधी वजीर के अंदाज में चौतरफा मार, जो राजा है इस समय, जो सत्ता का राजा नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम कुनबा चौतरफा मार कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने जो मोदी हैं उनके काबीना पर एक और निशाना साध दिया। उनके काबीना के और जो मंत्री हैं, E20 भी उन्होंने उठा लिया और E20 के एक सामने रखते हुए उन्होंने कह दिया है कि ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो कहीं हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे मोर्चों पर वैसे ही संकट गहराया हुआ है, नहीं जवाब दे पा रहे हैं, नहीं सूझ रहा है, तो अब ये एक और नया मोर्चा हम कह सकते हैं। वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी की इस मामले में सीधी एंट्री ये और इस सरकार को कहीं मुश्किलात में डाल रही होगी। बाकी जो चल रहा है, जैन जी है, आपने देखा कि कल मोहन भागवत आए थे सामने इस मसले मुद्दे पर मोदी और उनकी टीम को बचाने के, लेकिन वो प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ, किस तरह से बाद में प्रतिक्रिया आई, तो वो भी है। और साथ साथ आपने प्रयागराज भी देखी कि प्रयागराज में जो कल राहुल गांधी का प्रोग्राम होने वाला है, पहले परमिशन दी गई, फिर उसे निरस्त किया और अब फिर वो परमिशन हो गई। राहुल गांधी ने कहा है कि कल मैं प्रयागराज आ रहा हूं। जो सीन है, दृश्य है, ये सारी चीजें इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर अभय दुबे साहब से हम रोज बात करते हैं। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत। जी, अभय सर, नमस्कार। अब आपने भी देखा होगा वो एक 53 सेकंड का वीडियो राहुल गांधी का कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हुँ। निशाने पर किस किस को माना जाए, नितिन गडकरी और हरदीप पुरी दोनों? वैसे तो सरकारी पूरी निशाने, प्रधानमंत्री निशाने पे अमित शाह आ नहीं पा रहे हैं। एक और ये नया सिलसिला, नया मोर्चा चल रहा था जो और उसमें कहीं कह सकते हैं आग में और घी डल गया है। सीधे राहुल गांधी अब इंटरवीन किया है। कैसे देखे, कैसे ले सर? देखिए, राहुल गांधी के निशाने पे तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है और नितिन गडकरी और हरदीप पुरी उसके हिस्से हैं। लेकिन मुझसे अगर जब कहा जाएगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं नितिन गडकरी और हरदीप पुरी को एक कैटेगरी में नहीं रखूँगा। हरदीप पुरी की हस्ती जो है, वो प्यादे की हस्ती है। उनकी कोई हस्ती ही नहीं है हरदीप पुरी की। इसलिए राहुल गांधी को तो ना निशाना बनाने तक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी के पास एक हस्ती है। जब नरेंद्र मोदी को केवल क्षेत्रीय नेता माना जाता था, यानी गुजरात का नेता माना जाता था और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई पूंछ नहीं थी, उस समय नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब अमित शाह को तड़ीपार कर दिया गया था, तो और अमित शाह दिल्ली आकर कोशिश करते थे नितिन गडकरी से मिलने के लिए, तो नितिन गडकरी उन्हें ढाई ढाई घंटा इंतजार कराया, तब मिलने के लिए आया। सब लोग जवाब बात को जानते हैं। फिर अमित शाह अरुण जेटली के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि भाई हमें जरा फ़ोन कर दो, हमें बुला लें अंदर जो है। तो अरुण जेटली फ़ोन करते थे, तब वो नितिन गडकरी उनको बुलाते थे अंदर। ये स्थिति थी। तो नितिन गडकरी, और जो नितिन गडकरी ने वार भी किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो उनका हाईकोर्ट में मुकदमा है, इसमें E20 के सवाल पे वो बोले हैं कि मेरा इस मसले से कोई संबंध नहीं है, ये तो कैबिनेट का फैसला है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो क्या वो उस कैबिनेट के सदस्य नहीं है? संयुक्त जिम्मेदारी का जो जो रिवाज है, उनकी वो लागू नहीं होता। वो कैबिनेट के किसी भी फैसले से हाथ नहीं खींच सकते। तो नितिन गडकरी ने बड़ी चालाकी के साथ, इतनी चालाकी के साथ भी नहीं, नरेंद्र मोदी और सरकार के ऊपर वार किया है, अपने आप को उनके कामों से अलग करने की कोशिश की है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और काफी लोग इस बात को जानते हैं कि नितिन गडकरी का इस सरकार में रहना दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा एक न एक तरह की चुनौती है। ये सब चुनौतियां बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आसानी से चुनौती दिए और निकल जाए, ये नहीं होता। देखिए अब आगे बात क्या होता, क्योंकि आप बताया ना, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि शतरंज की बाजी है ये। यस सर, यस सर। हाँ, शतरंज कई लोग खेल रहे हैं जी, जी, और ये जी, केवल दो खिलाड़ियों के बीच में होने वाली शतरंज नहीं है। जी, ये जी, इसमें एक ऐसी बाजी है, इसमें बहुमुखी कई खिलाड़ी एक साथ एक दूसरे के खिलाफ इसको खेल रहे हैं। जी। जी। अब सर एक चीज़ और है, जैसे कल जो ये अभी जैन जी चल रहा है लगातार, तेरा जैन जी, मेरा जैन जी। अब राहुल गांधी जी कल जा रहे हैं वो प्रयागराज। और पहले जो कुछ हुआ था, आपने एक तो वो देखा था कि
परमिशन दी गई, फिर निरस्त की गई, और अब फिर जब एक चौतरफा एक हमला शुरू हुआ तो दे दी गई। उसके साथ साथ कल हम्म, मोहन भागवत जी, हम्म, आरएसएस चीफ, वो आए थे सामने और उन्होंने कोशिश की कि कहीं जितना जो कुछ हुआ उसको वॉश आउट, जो जो जिस तरीके से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लग रहा फिक्स है, सारा कुछ फिक्सिंग है, लेकिन बाद में जो चीजें निकल कर आई, जो प्रतिक्रियाएं हैं उन बच्चों की, जो आज का युवा है, तो ये क्या फ्लॉप, किस तरीके इसको कैसे ले सकते हैं, देख सकते देखिए, मेरा मानना यह है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों की कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। जब तक ये मामला गर्म रहेगा, लोगों के मन आंदोलित रहेंगे, उनके वोटरों का मन आंदोलित रहेगा, तब तक और बहुत दिन तक अगर ये सब चलता रहा, 6 महीने से ज्यादा अगर ये चल गया, तो बहुत बहुत लोग उस बीच में ये तय कर लेंगे कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये बात जो है, बहुत हो सकता है अभी भी ये लोगों ने बहुत ये तय कर लिया हो, लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है। वो चाहते हैं किसी तरह से ये वो किया जाए, इसको अ, ठंडा किया जाए। इसीलिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बहला फुसला रहा है, कोई थोड़ा सा थपकी मार रहा है, कोई कुछ, मतलब ये इस तरह का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ये खेल बड़ा ही, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी सब मिलके जो खेल रहे हैं, इसके पीछे ये भी एक रणनीति है, इसके पीछे भी एक सोच है कि हम ऐसा करेंगे तो उसका इस तरह का राजनीतिक परिणाम निकल सकता है, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो राजनीतिक परिणाम निकल सकता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, खतरनाक होगा। जी। जी। वैसे तो ये रहा कि कल हमने पूरा उनका जो मोहन भागवत जी का कह लीजिए प्रवचन उवाच, जो प्रश्नोत्तरी चली, और उसमें आपने वो देखा होगा कि कई चीज़ें की शिक्षा की जो जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, सबकी जिम्मेदारी, एक चीज़ आई। फिर उसके बाद उन्होंने वो आरक्षण का भी विषय टच किया, बाकी भी चीज़ें हुई, बेरोजगारी पे भी हुई। एक चीज़ बड़ी मुझे लगी जिस पे मैं सोचता हूँ आप ज़रूर उस पे बताइए, उसको कैसे हम डिकोड किया जा सकता है। वो जो पान की दुकान का उन्होंने उदाहरण दिया, ये क्या, ये मोदी जी कहते हैं पकोड़ा तले देश के जो युवा हैं, इधर ये कह रहे हैं कि पान की दुकान का। उन्होंने बताया कि साहब एक वो बच्चा था, उसने पान की दुकान लगी, 29 लाख रुपए कमा ली, और उसमें श्रमिकों की कहीं साधना और श्रम को कहीं तरजीह देने की बात हुई, इधर आपके लोग मार रहे हैं सबको। तो ये सब उल्टा नहीं पड़ रहा है, जितने दांव खेल रहे हैं सब उल्टे पड़ रहे हैं शायद। देखिए, जब जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि पान की दुकान को के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्रीधारी नौजवान हैं, जो पढ़ते लिखते समय उनके पास अपना किस तरह का जीवन उन्हें गुजारना है, क्या वो वो अपनी कल्पनाओं में अपने आप को सड़क के किनारे पकौड़ा तलते हुए देख रहे थे जिस वक्त वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कॉमर्स और अंग्रेजी, हिंदी पढ़ रहे थे? या वो अपने आप को पान लगाते हुए देख रहे थे? न पकौड़ा तलना गलत बात है, कमतर बात है, न पान लगाना कमतर बात है। सवाल ये है कि जैसे मैं पत्रकार बनना चाहता था, मैं एक बुद्धिजीवी बनना चाहता था। अगर मैं अभी पकौड़ा तल रहा होता, या पान की दुकान लगा रहा होता, या बिसात खाने की दुकान चला रहा होता, या हमने एक छोटा सा होटल खोल लिया होता, या ठेलिया लगा रहा होता, तब भी मैं रोजी रोटी कमा रहा होता। लेकिन तब मेरे मन में गहरा संतोष होता कि मैं क्या सोच के चला था और कहां पहुंच गया। देखिए, ये बात, बहुत सारा बेरोजगार समाज हमारे सामने खड़ा हुआ है। उनसे ये कहना कि अब आपको ये सब रोजगार तो नहीं मिल सकते, अब आप ऐसा कीजिए कि प्लम्बर बन जाइए, अब आप ऐसा कीजिए कि इलेक्ट्रीशियन बन जाइए, अब आप ऐसा कीजिए कि बढ़ई बन जाइए, आप ऐसा कीजिए कि लोहार बन जाइए। प्लम्बर बनना कोई कमतर बात नहीं है, बढ़ई बनना कमतर बात नहीं है, इलेक्ट्रीशियन बनना कमतर बात नहीं है। सवाल यह है कि वो लोग जिनसे आप ये कह रहे हैं वो क्या बनना चाहते हैं, और आपको उन्होंने वोट, आपको समर्थन किस अपेक्षा में दिया था? इस अपेक्षा में दिया था कि हम एक ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो हमसे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बनाने की तरफ हमें धकेलेगी। तो रोजगार का प्रश्न बड़ा पेचीदा प्रश्न है। केवल ये कह देना कि भाई निजी उद्यमशीलता, यही तो कह रहे थे मोहन भागवत, जी, निजी जी। उद्यमिता और स्वरोजगार वगैरह ये महत्वपूर्ण है, केवल नौकरी ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि हर स्वरोजगार हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
भारत में करोड़ों लोग स्वरोजगार करते हैं, वो कोई कमतर भारतीय नागरिक थोड़ी ना है। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग रेहड़ी पटरी बनने वाला बनने के लक्ष्य को वेधने के लिए वो अपना ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। वो एक ख़ास तरह की ज़िंदगी बिताना चाहते थे और वो ज़िंदगी उन्हें नौकरी से ही संभव हो सकती है। वो नौकरी चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी क्षेत्र की नौकरी हो, चाहे संगठित क्षेत्र की नौकरी हो, चाहे असंगठित क्षेत्र की नौकरी हो, वहीं से उन्हें मिल सकती थी। जी। इसलिए अगर आप उनसे इस तरह की बातें करेंगे कि आप पान की दुकान खोल लीजिए, आप पकौड़ा तलने का वो ठेला लगा लीजिए, हैं, तो समझ लीजिए कि आप जेन ज़ी को का जो आंदोलित मन है, उस आंदोलित मन को शांत करने की बजाय आप उसको और ज़्यादा अ, अशांत कर रहे हैं। वो और भी प्रखर रूप से आंदोलित होगा और जब मन आंदोलित होता है तो सड़कें भी आंदोलित होती हैं। अच्छा, अच्छा। उन्होंने एक नेता और नेतृत्व वो सब भी इसको डिस्क्राइब किया था। वो सवाल तो सीधे-सीधे ये था जो सारा जो आज की परिस्थितियों में कि जो मोदी को लेकर कहीं वो प्रश्न था और उनकी जो चीज़ें आई, तो वो उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? जो बातें उन्होंने कही सब वही है कि वो एक देखिए, प्रवचननुमा थी। इस तरह की चालबाज़ी में हमेशा एक ये भी दाँव होता है कि हम अपने आप को थोड़ा निष्पक्ष दिखाएँ और हम ये दिखाते हुए लगें कि हम कोई सत्ता के अंग नहीं हैं। हम सत्ता से बाहर खड़े हुए हैं और हम सत्ता को भी नसीहत दे सकते हैं। हम मोदी जी को भी नसीहत दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने की मशीनरी कहा जाता है, हम इससे भी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब तक वो ये नहीं करेंगे, तब तक उनकी बात को कोई लेगा कैसे? तो जो पूरा मकसद था तो इस आयोजन का जो तो मकसद उसके था। पीछे मैं कहना ये चाहता था देखिए, ये उन्होंने पहले भी तिकड़म इन्होंने की थी मोहन भागवत ने, फिर ये तिकड़म इस प्रकार की कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है और इस बात को सब लोग समझते हैं। गलत बात इसमें ये है कि भारत में शिक्षा की जो खराब व्यवस्था है, उसका अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ा ज़िम्मेदार है, तो वो मोहन भागवत हैं। इसलिए ज़िम्मेदार है कि वो पूरा शिक्षा का मंत्रालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है। अब शिक्षा में सुधार होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तो शिक्षा व्यवसाय का ज़रिया ना हो। भाई शिक्षा व्यवसाय का ज़रिया ना हो, तो जब पूरी शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है, तो वो तो आपके नेतृत्व में हो रहा है। आप ही उसे करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से उपदेश दे रहे हैं, जैसे आपका इन सब जो चल रहा है, उससे कोई वास्ता नहीं। और ये मानना कि लोग हमारी इस चाल को समझ नहीं पा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब है वो काफ़ी अपने आप को मुगालते में रखते हैं मोहन भागवत जी। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या बात है, क्या नहीं। बिल्कुल। सर कल जो प्रयागराज वाला है उसमें देखिए वो सशर्त कुछ है और इसके पहले भी हुआ है। जो आप चाहे जाइए कोटा में देखा था आपने, हमने देहरादून देखा, राजस्थान हुआ, फिर उत्तराखंड हुआ, अब ये जो उत्तर प्रदेश में जो कोशिश हुई प्रयागराज के आयोजन को अब दी गई है। हम मान के चलें जैसे पिछले जब जो हरकतें करते रहे, कुछ उस तरह की हरकतों की संभावनाएं भी हम कहीं देख सकते हैं। कल है, अब कुछ घंटे शेष हैं, जब हमारा प्रोग्राम होगा तब कुछ ही घंटे तब भी बचेंगे। देखिए, शरारत करने से तो ये सिस्टम, ये सरकार बाज नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस ने ये दिखाया है कि भाई अगर आप कांग्रेस इस कार्यक्रम में बाधा डालेंगे, तो दरअसल आप जेन ज़ी को चुनौती देंगे। जेन ज़ी को आप चुनौती देंगे तो हो सकता है कि जेन ज़ी नाराज़ हो जाए आपसे। बताइए, जब जिस जगह पे उन जो जो इजाज़त थी वो वापस ले ली गई, अगर वो इजाज़त इसी तरीके से दोबारा ना दी जाती और फिर भी राहुल गांधी किसी और जगह कार्यक्रम कर लेते, तो वो लोग जिन्होंने इजाज़त वापस ली है, वो तो फँस जाते। जी, जी। वो तो विपक्ष की आँख की किरकिरी बन जाते। उन्होंने अपने आप को बचा लिया एक तरह से देखा जाए, जेन ज़ी के निशाने पे आने से। जी। सर ये जो प्रधानमंत्री जी की एक रील आई थी, आपने देखा होगा कई दिन बाद, वो अलग तरह की बड़ा रहा ना कि अब हैंडलूम पे रील जारी कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता क्या है? देखिए, पूरा तरीका यही है कि सब कुछ ठीक-ठाक है और हम लोग विकास की बातें कर रहे हैं और अ, ठंडा किया जाए, सिर्फ पोस्टर लगाए गए कि वो हम जेन ज़ी के प्राउड माँ-बाप हैं। देखिए,
हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वो भटकी हुई राह पे नहीं चल सकते, वो गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। एक पोस्टर ये भी है, इसमें जैन जी भी है और नरेंद्र मोदी भी हैं, दोनों एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाए खड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि लोग जनता दोनों से प्रेम करती है। अब इस तरह से पोस्टर लगाने से अगर लोगों की राय बदल जाती हो, मेरे ख्याल से ये सब जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसके पीछे एक डर ये है कि कहीं इनकी अपनी भक्त मंडली ही इनके खिलाफ ना हो जाए कहीं। तो ये सब बातें भक्त मंडली को संतुष्ट करने के लिए भी की जा रही हैं। अब तो एक चीज़ और भी हुई है, वो जो एक तो सीजेपी जो है वो क्या बोलती पब्लिक, वो भी अब सितंबर से उतरने जा रहा है, एक चीज़। और दूसरा इसी जैन जी से जुड़ा, वो आपने कंगना रनौत का वो सुना था, वो गटर जैन जी, वो भी अब कहीं पूरा उलट गया। उनका भी एक लंबा चौड़ा आया है वो कि ऐसा था, ये था, सफाई आई। और साथ में कई बीजेपी के सांसद अब ये भी कहीं बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, क्योंकि एक तरफ आरएसएस के जो वो नंबर 3 तो क्या क्या बोल रहे थे आरएसएस के, अतुल्यमय, तो अतुल्यमय, हाँ। जी लमाए। तो अब ये क्या, ये इस तरह की जो ये विरोधाभास, कहीं अलग अलग जो चीजें हैं, दो तरह की बातें, ये क्या कहती हैं? देखिए, अभी तक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे मसले से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कोई बहुत ही सिक्काबंद और मजबूत रणनीति नहीं बना पाई है। अब कुछ कुछ उनकी रणनीति उभर रही है। तो जब तक रणनीति नहीं थी तब तक जो जो मन में आ रहा था बोल रहा था। अतुल्यमय ने कुछ और बोला, कंगना रनावत ने कुछ और बोला, नरेंद्र मोदी कुछ और बोल रहे थे। हैं? ये आपके जो दिल्ली के एक नेता हैं, वो कुछ और बोल रहे थे, गुर्जर समाज के नेता हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बोल रहे थे। जो जितना बड़ा 30 मार का बनना चाहता था वो बन के दिखा रहा था उनका। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इन सबके बोलने में एक तरह का अकेलापन था। सारी बीजेपी जो एक स्वर में बोलती थी, एक तार में पूरे संगीत की तरह बजती थी, सारी बीजेपी जो है उस तरह नहीं बज रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रीलें निकाली और उसके बाद मोहन भागवत जो बोले हैं, अब उसके बाद में जेन जी के खिलाफ जो कड़वी बातें की जा रही थी वो थोड़ी कम होंगी और कोशिश ये की जाएगी कि मामले को ठंडा किया जाए किसी तरीके से, लोगों का गुस्सा और बेचैनी जो है उसकी ऊपर थोड़ा पानी फेंका जाए। तो मोहन भागवत की पूरी कोशिश उसके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश है। जी। अब सर, संसद जो है, हम देख रहे हैं दूसरा सप्ताह भी उसी हंगामे, उसी शोर शराबे में सब में डूब गया, चला गया। और चाहे वो बीता सप्ताह हो और चाहे ये सप्ताह हो, वो केवल उनका अपना जो बिजनेस था उस समय थोड़ा सा हो गया था, बाकी कुछ भी नहीं हो पाया। और आज एक, मैं आपने देखा होगा कि बड़ा जो शोर शराबे के बीच किरण रिजिजू की एक बयान सुन के हंसी भी आ रही थी, और लग रहा था कि किस तरह की बातें ये सरकार की ओर से बनी। वो कह रहे थे कि अमित शाह कितने ब्रेव हैं, उन्होंने उनसे आतंकवादी कांपते हैं, नक्सली कांपते हैं, और जिस दिन वो सदन में आएंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे। अरे भाई, वो मुहूर्त क्या है? मुहूर्त आपको आसंदी बार बार कह रही है कि आइए दे दीजिए बयान, विपक्ष भी यही चाहता है, कब आएंगे, क्या होगा, ये इस तरह की ये भी नहीं, अजीबोगरीब दिखता ये जो किरण रिजिजू, देखिए इसमें कुछ भाजपा जब अ, अनिश्चित थी अपनी रणनीति के प्रति, तो जब अनिश्चितता होती है, जब आप एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे की विपरीत बातें बोलते हैं, तो उससे आपके भीतर की जो दरारें हैं वो भी दिखाई देने लगती हैं। आपको ध्यान होगा कि जो पिछले उपराष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन से पहले जो उपराष्ट्रपति हुए थे, है। धनखड़, धनखड़। धनखड़, क्या धनखड़ कभी ये कह सकते थे कि विपक्ष की इस मांग की जो भावना है वो नेता तक पहुंचा दी जाए? नहीं कह सकते। लेकिन इन्होंने कहा, जी हाँ, जी हाँ। इन्होंने कहा, ये भी तो पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है, पहली ये बार भी हो पहली रहा बार हो रहा है। अमित शाह इतने दिनों से नहीं सदन में आए, इतना उन्हें घसीटा जा रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे, सदन से बाहर रात में रीलें बनाते हैं, ये भी पहली बार हो रहा है। है। जी। अब 4 ही दिन का सत्र बचा है, 10, 11, 12, 13, ये इसको देखें तो क्या संभावना है हम देखें कि अब ये जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से रिजिजू ने कहा कि हम्म। जिस दिन वो सदन में आएंगे, और वो ये भी कहते कि आसंदी तो निर्देश करे, आसंदी तो कहे,
उसमें तो आय बिल्कुल देंगे और आप भागते फिरेंगे, आप नहीं रुक पाएंगे, आप नहीं सुन पाएंगे। तो हम कुछ माने कि जो अगला सप्ताह उसमें कुछ संभावनाएं दिख, क्योंकि व्हीप भी जारी हुआ है और पहले तो कांग्रेस सब लोगों को ये बताना चाहिए कि जो इतना पराक्रमी कांग्रेस गृह मंत्री है। नहीं, कांग्रेस ने व्हीप भी जारी किया है कि अगले सप्ताह सांसद रहे तीनों चारों दिन। ये भी हो गया, ये भी निकल के आया। जी, जी, हाँ। जो इतना इतना पराक्रमी और हाहाकारी किस्म का जो गृह मंत्री बताया जा रहा है, जिसको सुनकर आतंकवादी थर-थर काँप जाते हैं, वो अभी तक है कहाँ, मतलब जो है, ये तो भी बताया जाए। वो और बाकी सारे काम कर रहा है, जी लोगों से जी। मिल-जुल भी रहा है, मंगल मिलन भी कर रहा है अपना, लेकिन सदन में नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे उसकी भी तो कोई रणनीति है। जिस रौद्र रूप की धमकी दे रहे हैं किरण रिजिजू, वो रौद्र रूप जो है, वो अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया? तो ये सब बातें करने से काम चलता नहीं है, संजीव जी। जी। सर मैं अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि एक स्पेशल सेशन, वो जो परिसीमन बिल को लेकर था, तो अब ये भी कहीं निकल कर आया कि नंबर गेम नहीं वो जुट पा रहा। आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं कि अभी वो आज जो ये दीगर दो दलों से बुलाए गए सांसद जो हुआ है सारा कुछ पीछे उनसे बैठक बात और ब्रेवली बोलें सब करें। तो इसमें एक ये और दूसरा जो है वो विदेशी जो फंडिंग से जुड़ा बिल है, उसको लेकर हमने देखा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज प्रकट हुए तो उन्होंने कई चीजें कही और कहीं जो अमेरिका और तमाम अब वो ईसाई वाला एंगल है जो वो, तो कहीं ये भी चीजें सता रही हैं और इसको पास कराने को लेकर भी कुछ जद्दोजहद कुछ चल रही है किस तरीके से, ये क्या देखेंगे दोनों चीजें? अब बीजेपी कोई भी बिल, कोई भी कानून जो है, वो आसानी से, सहज तरीके से नहीं पास करा पाएगी। हर चीज़ में पंगा होगा, हर चीज़ में दिक्कतें होंगी। बीजेपी की राह अब आसान नहीं है। चाहे वो विदेशी मुद्रा कंट्रीब्यूशन वाला बिल पास कराना चाहे, चाहे परसीमन वाला तो तकरीबन काफ़ी नामुमकिन से ही है पास कराना। क्योंकि द्रमुक ने समर्थन देने के बदले में बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं। आज हिंदू ने उनके बारे में विस्तार से प्रकाशित किया है। क्योंकि अमित शाह ने जब ये कहा था कि हम आपकी सीटें डबल कर देंगे, मतलब जो है जी दूनी कर देंगे, तो ये मौखिक आश्वासन था, जी जो जी। आज तक मौखिक बना हुआ है। सर इसे लिख के नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो जो अमित शाह ने मौखिक कह दिया और वो लोग बड़े उत्सुकता पूर्वक बीजेपी के झाड़ पे चढ़ जाएं, ये नहीं हो सकता। जी जी। अब सर जी। जो अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बार बार पूछता हूँ, गुजरात और तमाम जो राज्यों में चुनाव है, पंजाब भी है गोवा भी है, जी। पंजाब को लेकर आज बड़ी अच्छी एक राहुल गांधी जी की तरफ से एक वो आया, वो जो उन्होंने अपना एक ट्विटर पे और उस पर एक अनुमति दी है कि मुझसे सवाल पूछ सकते, तो उन्होंने पूछा आपका बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन है? तो उन्होंने हुँ, कहा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हुँ, अंकल। हुँ। ये सर ये जो राहुल जी की राजनीति की परिपक्वता, ये क्या क्या है, क्या इसको कैसे हम लोग डिकोड कर सकते? हो तो अब उन्हें पंजाब का चुनाव लड़ना है, होशियारी, वो भी होशियारी कर रहे हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह को व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नापसंद करते थे। उनकी इसी नापसंदगी के कारण प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को उनके खिलाफ आगे बढ़ाया। इतना आगे बढ़ाया कि सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का अपमान कर दिया। अमरिंदर सिंह छोड़ के जो कभी बीजेपी में नहीं आ सकते थे, बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस को अमरिंदर सिंह के नेतृत्व की नहीं, लेकिन अमरिंदर सिंह की सद्भावनाओं की आवश्यकता तो है ही। अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि याद उन्हें कांग्रेस की आती है। क्लेवर मूव है, क्लेवर मूव है। हाँ, क्लेवर, कोई सही कह रहे हैं आप। जी अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि याद उन्हें कांग्रेस की आती है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं भाई सबसे ज्यादा कोई नेता पसंद है तो अमरिंदर सिंह पसंद है। जी। जी। अबे सर ये जो झारखंड से आपने एक खबर देखी होगी, वो नेहा वोहरा, वोहरा पे उन पे वो जो है स्याही फेंका जाना, ये सब चीजें, ये क्या, ये भी जो वो उस आंदोलन को लेकर सब चल रहा है झारखंड वाला, वहां ये देखिए, होना, ये भी। स्याही अभिजीत दीप के भी पर फेंकी गई थी। स्याही जी एक जमाने में अरविंद केजरीवाल भी फेंकी गई थी, तो इससे इन नेताओं की शख्सियत और बढ़ गई, कम नहीं हुई, मतलब है। जी 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 जी। अब किसी की स्याही फेंक दी, किसी के मुंह पे आपने कालिक पोत दी, या किसी के साथ बदतमीजी दे दी, अपमान कर दिया, या आपने कुछ खिलाफ ट्रोलिंग कर दी, इन सब चीजों से किसी के राजनीतिक कैरियर को आप डाउन नहीं कर सकते। जो नेहा वोरा का राजनीतिक कैरियर है, इस वक्त स्टार बनी हुई है वो सारे देश में। लोग उसको सुनना चाहते हैं, बोलती भी अच्छा है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा हाँ। बात है। जी। बेहतर है। अब इधर ये अंतिम सवाल करूंगा, जो राहुल गांधी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, देखिए ये जो
E20 पेट्रोल वाला मसले को जिस तरीके से उन्होंने फिर अब टेक ओवर किया और उस पर आक्रामकता दिखाई, वो कि वहीं जहां मैंने शुरू किया था, दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है, और राहुल गांधी कहते हैं कि एच फाइल ही फाइल, और देखिए 2029 तक अभी इनके पास मौका है, नरेंद्र मोदी के पास। उसके पहले तो कोई बात अनहोनी दिखती नहीं, लेकिन ये जो एक एक करके निशाने पर लिया जाना, एक एक करके हैं तो सीधे निशाने पे मोदी, लेकिन बाकी जो उनके अभी अमित शाह थे और बाकी दूसरे आ रहे हैं, तो ये एच फाइलों का भी सिलसिला लगातार बहुत तेज गति से होगा, और संसद के खत्म होने के तो शायद और ज्यादा सड़क पे ज्यादा गति दिखाई देगी। यहाँ लाके समाप्त करूंगा, आपका अंतिम देखिए, जो इस अधिवेशन में तो ये कुछ करा नहीं पाएंगे, करा ही नहीं पाए, घबराए रहे, बचाव करते रहे अपना। अब विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, उसके बारे में माना जा रहा है कि परिसीमन कराया जाएगा, लेकिन परिसीमन का बिल भी तब लाएंगे उसके अंदर जब इन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो परिसीमन पास करा पाएंगे। अगर विश्वास नहीं हुआ, पहली बात तो अमित शाह सरकार की तरफ से लिखित रूप से, डीएमके ने कहा है कि लिखित रूप से दो कि भाई 71 जो जनगणना है वो 71 में फ्रीज कर दी जाएगी, उनका एक कहना ये है। दूसरा ये है कि सबकी दूनी हो जाएंगी, ये लिख के दो। तो वो अभी तक सरकार को ही तय करना पड़ेगा, ये सब चीजें लिख के देगी। क्या सरकार अपनी पॉलिसी को लिखित रूप से बदल देगी? कुल मिला के मुश्किलें कम होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बिल्कुल दिखता नहीं। शुक्रिया अभय, धन्यवाद, आभार। आप सुन रहे थे दोस्तों प्रोफेसर अभय दुबे साहब को, और जो अभी नई कुछ बातें हैं, कुछ मूव्स हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इंडिया ब्लॉक हो, और जो वो वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जितना अभी माहौल बना हुआ है, इस माहौल से कैसे उभरा जाए, उभर नहीं पा रहे हैं। जो कोशिश हो रही है, त्यों त्यों फंसने का क्रम ज़्यादा बढ़ रहा है, गहरा हो रहा है, और हर दांव जो हम बार बार कहते हैं कि जितना दांव खेल रहे हैं, हर दांव उल्टा ही पड़ा है। जो हमने शतरंज की बाजी से शुरू किया था कि अभी जो वजीर है, वजीर के निशाने पर राजा भी है, और राजा के साथ में बाकी प्यादे और मोहरे सब हैं, और एक के बाद एक इसमें का एच फाइल, बहुत सारी एच फाइल्स हैं। और अभी जब मैंने ये भी जिक्र किया कि संसद का सत्र ये जो हुआ है मौजूदा खत्म होने के बाद, और अभय सर कह रहे हैं कि जो विशेष सत्र है बुला पाएंगे नहीं बुला पाएंगे, जो नंबर है, गेम है, बहुत सारे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो बड़ा रोचक होने वाला है जो आने वाला वक्त है, और चुनाव भी बहुत सारे सूबों में है, तो बहुत एक अलग जो मुश्किलों का दौर है इस समय, बहुत गहरी मुश्किलों का, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सारा कुछ जो देश की सियासत है, जो हुक्मरान है, कठिनाई है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट पर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।